हिमालय और हम, इस पाठ के कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली जी। स्टूडेंट्स, इस कविता का सारांश सबसे पहले हम देखते हैं। इस कविता में कवि नेपाली जी ने हिमालय के साथ में भारतीयों के संबंधों को स्वर दिया है। भारतीय अस्मिता का प्रतीक हिमालय भारत के गौरव का चिन्ह है। हिमालय इस धरती पर सबसे ऊंचा पर्वत है। वह धरती का ताज है। यह भारतीयों के स्वाभिमान का प्रतीक है। यह जितना उच्च स्वाभिमान का परिचायक है, उतना ही सांस्कृतिक चेतना का भी है। हिमालय की प्राकृतिक छटा भारत के बाहरी और भीतरी दोनों तरह की सुंदरता को व्यक्त करता है, प्रकट करता है। सुबह और शाम की लालिमा हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ भारतीय जो चिंतन है, भारतीय दर्शन है, उसके पक्ष को भी व्यक्त करता है। जैसे कि जिसमें सुख और दुख को समान भाव से ग्रहण किया जाता है। सुख दुखे समीकृत्वा लाभा लाभो जया जयो। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय को बराबर समझो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। तो भारतीय दर्शन यही बात कहते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, हिमालय सुबह और शाम, सुबह भी उसकी लालिमा और शाम को भी उसकी लालिमा, ये दोनों प्राकृतिक सुंदरता जो है, इस बात का प्रतीक है कि सुख और दुख में क्या है, हमें समान भाव से हमें ग्रहण करना चाहिए और हम भारतीय समान भाव से सुख दुख को ग्रहण करते हैं। हिमालय के आंगन में ही सबसे पहले ज्ञान का उदय हुआ। यहीं पर वेदों की ऋचाएं गूंजी। भारत के जो मनीषी हैं, ऋषि मुनि हैं, हिमालय की छाया में ही उन्होंने ज्ञान को प्रसारित किया। तो हिमालय की अडिगता और हिमालय का निश्चय ही प्रत्येक भारतवासी के स्वभाव में निहित है। इसलिए यह मृत्युंजयी है। हिमालय तूफानों से लड़ने में समर्थ है। तो यह कविता के माध्यम से यहाँ पर कवि ने भारतीयों की जीवन शक्ति को प्रकट करने का प्रयास किया है। तो हिमालय का यहाँ पर मानवीकरण करते हुए नेपाली जी ने राष्ट्रीय चेतना को मूर्त रूप दिया है। तो सबसे पहले आते हैं और इसमें से देखते हैं बच्चों। सबसे पहले जैसे हम जब इस कविता को हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, जितनी ऊंची इसकी चोटी की शक्ल धरती का ताज यही, पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही, अंबर में सिर पाताल चरण, मन इसका गंगा सा बचपन, तन वरण वरण मुख निरावरण, इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि गिरिराज मतलब पर्वतों का राजा हिमालय, नाता मतलब रिश्ता, शकल मतलब होता है समस्त पूरा सारे, धरती तो हो गया, पृथ्वी हो गया, ताज मीन्स मुकुट, अंबर मीन्स आकाश, और मस्तक मीन्स होता है सिर, चरण मीन्स तो पैर। तो यहाँ पर देखिए संदर्भ और प्रसंग में, तो संदर्भ तो वही है, पाठ का नाम और कवि का नाम होता है। प्रसंग में यहाँ पर पर्वतराज हिमालय और भारतवासियों के बीच में कवि ने अटूट संबंधों को व्यक्त किया है। कवि कहता है कि पर्वतों के राजा
हिमालय का भारतवासियों के साथ कुछ ऐसा रिश्ता है, वो एकदम अटूट सा है। कुछ ऐसा रिश्ता है जो कि क्या है, अटूट है। माने हिमालय और भारतीयों का परस्पर अटूट रिश्ता है। इतनी ऊंची इसकी चोटी की शकल धरती का ताज है। माने इसकी ऊंची चोटी जो है, तो एवरेस्ट जो है तो सारी धरती पर सबसे ऊंची चोटी है ना। यह जो तो संसार की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर। तो इसलिए कवि ने क्या कह दिया कि यह जैसे क्या है, मुकुट है। इस धरती का क्या है, मुकुट कह दिया इसे। माने हिमालय जो है तो धरती के मुकुट की तरह सुंदर लग रहा है। ठीक है। पर्वत और पहाड़ों के में, पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वतराज है। यह पूरी धरती क्या है, पर्वतों और पहाड़ों से भरी पड़ी है। तो धरती पर केवल क्या है, हिमालय ही क्या है, पर्वतों का राजा है। पर्वतराज मीन्स पर्वतों का राजा। अंबर में सिर। तो इसका हिमालय की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि जैसे क्या है, इतनी अधिक है कि ऐसा लगता है जैसे मानो क्या इसका सिर क्या है, आसमान को छू रहा है। पाताल चरण। और इसके चरण क्या है, पाताल की गहराई में समाये जा हुए हैं, ऐसा लगता है। मन इसका गंगा सा बचपन। तो और हिमालय पर्वत का मन जो तो गंगा के बचपन की भांति पवित्र और निर्मल है। आप सभी को मालूम ना कि गंगा का उद्गम स्थल क्या है, हिमालय ही है ना। तो कवि ने क्या कह दिया, कवि के कहने का मतलब ये है कि हिमालय पर्वत जो है, आकाश पाताल दोनों की सीमाओं को अपने में समेटे हुए हैं। और हिमालय पर्वत का मन क्या है, गंगा की तरह मन पवित्र है, निर्मल है। तन वरण वरण मुख निरावरण। और यहाँ पर तन शरीर मतलब क्या, तन भी शरीर, शरीर क्या, वर्ण वर्ण क्या है, डिफरेंट कलर के, रंग बिरंगा है। और मुख क्या है, मुख निरावरण। इसका मतलब इसका जो मुख है, जो इसकी ऊंचाई है, सबसे ऊंची स्थान है, वहां पर कोई क्या है, कोई भी वनस्पति नहीं है। तो कवि ने क्या बता दिया, वहां पर केवल बर्फ ही बर्फ है। तो इसलिए बता दिया कि मुंह क्या है, में कोई आवरण नहीं है, कोई वनस्पति नहीं है, वह तो केवल बर्फ से ढका है। इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। कवि कहता है, जो कोई हिमालय के आश्रय में आ जाता है, वह हिमालय की तरह अडिग हो जाता है, स्वाभिमानी हो जाता है। वह किसी के सामने झुकता नहीं है। वास्तव में ऐसे पर्वतराज हिमालय से हम भारतवासियों का अटूट रिश्ता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे वर्ण वर्ण में क्या है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। और पूरे इस काव्यांश में मानवीकरण अलंकार। बच्चों, मानवीकरण अलंकार वहां पर होता है जहां पर प्रकृति को मनुष्य की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है। अब देखो क्या है, इस अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती। अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती, फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती। इन शिखरों की माया ऐसी, जैसा प्रभात संध्या वैसी, अमरों को फिर चिंता केशी। इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। स्टूडेंट्स, इसके आगे चलते हैं तो देखते हैं, अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती।
तो यहाँ पर राइटर ने बताया कि अरुणोदय मतलब अरुण का उदय, सूर्य का उदय। हाँ, तो यहाँ पर निखर जाना मतलब होता है सुंदर हो जाना। राइटर यहाँ पर क्या कह रहे हैं? राइटर यह बताना चाहते हैं कि हिमालय पर जिस प्रकार उदय के समय और ऋतु ने और संध्या के समय, सूर्योदय के समय और संध्या के समय जो लालिमा होती है वो समान दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार जो तो हम भारतीय भी जो होते हैं दुख और सुख पर समान भाव रखते हैं, ये बताना चाहता है कवि। कवि कहता है हिमालय की विशेषताओं पर जो तो प्रकाश डालते हुए कवि कहता है कि अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती। माने सूर्योदय के समय, प्रातः काल के समय जब सूरज की किरणें हिमालय पर्वत के हिमकण पर सतह पर पड़ती है तो उसको जो तो छू करके अर्थात उसको चूम करके वह और ज़्यादा सुंदर लगने लगती है। फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती। और शाम के समय पर क्या है, जब शाम होती है तो संध्या का सूर्यास्त के समय में इसकी अंतिम जो किरणें हैं उसकी लालिमा हिमालय की सतह पर पड़ती है। और सतह पर पड़ करके क्या है उसी तरीके से क्या है सूर्योदय के समय ही क्या उसमें झूमते हुए, है ना, और बिखर जाती है। और उस अंतिम किरण जो है तो सूर्यास्त के समय की अंतिम किरणों की लालिमा जो है तो हिमालय की सतह पर झोंका खाते हुए धीरे धीरे क्या है बिखर समाप्त हो जाती है, बिखर जाती है। ठीक है। हर इन शिखरों की माया ऐसी, राइटर कहता है इन पर्वत की चोटियों की क्या है, हिमालय पर्वत चोटियों की एक माया मन अलौकिक क्षमता ऐसी है, ऐसा माया जाल है इसका कि जैसा प्रभात संध्या वैसी, जैसे सुबह होता है वैसे शाम होती है। तो सुबह और शाम यहाँ की जो तो एक जैसी होती है। इसमें क्या है अमरों को फिर चिंता कैसी। इसमें जो अमरों का मतलब क्या है हम हिंदुस्तानियों को। ठीक है। यहाँ पर जो तो हम हिंदुस्तानियों को क्या है इसमें यहाँ पर उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। यहाँ का जो हर जवान भी तो जीवन और मृत्यु के समान भाव रखता है ना। तो इसलिए कवि ने क्या कह दिया, कवि यहाँ पर यह कह देना चाहता है कि जिस जैसे कि हिमालय पर्वत का प्राकृतिक सौंदर्य जो तो सुबह के समय पर और शाम के समय दोनों समय पर क्या है एक समान होता है। ठीक उसी प्रकार से जो हम भारतीय हैं ना वो सुख और दुख को एक जैसे मानते हैं। और इस धरती पर क्या है हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है। इस धरती का हर एक जो लाल हर व्यक्ति क्या करता है सुख को और दुख को क्या एक जैसे मानता है। माने जीवन और मृत्यु को एक जैसे मानता है, सुख दुख को एक जैसे मानता है। तो देश की रक्षा में कहने का मतलब ये है कि तत्पर हर जवान जो तो मृत्यु को वर्ण करके और अमर हो जाता है। इस तरीके से मतलब जीवन और मृत्यु पर वो सोच विचार नहीं करता, चिंतन नहीं करता। ठीक है। वह सुख दुख की चिंता नहीं करता, वह उत्थान पतन की चिंता नहीं करता। क्यों? क्योंकि इन्हें वह एक जैसा मानता है। आगे कभी कहता है कि हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है। हर सुबह वही फिर गंगा की चादर सी लंबी होती है। इसकी छाया में रंग गहरा है देश हरा परदेश हरा। हर मौसम है संदेश भरा। इसका पद तल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है।
हर संध्या को इसकी छाया सागर से लंबी होती है। यहाँ पर कवि जो बता रहा है कि हिमालय पर्वत की शाम के समय जो इसकी छाया होती है वो क्या है, समुद्र की तरह लंबी हो जाती है। क्यों इतनी लंबी हो जाती है? क्योंकि इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है ना, इसीलिए ऐसा हो जाता है। और हर सुबह जो तो सुबह भी क्या है, लाइट पर इमेजेज है, कहीं पर लाइट पड़ रही है, वहाँ पर कहीं पर कोई उसे रोक नहीं गया, कोई रास्ते पर उसकी छाया बनेगी। तो शाम सुबह भी क्या है, जो छाया बनती है तो उसे बताया गंगा की चादर की तरह लंबी होती है। कहने का मतलब यह है कि हिमालय पर्वत बहुत विशाल पर्वत है, बहुत विस्तृत पर्वत है, ठीक है। और इस विस्तृत पर्वत से हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी बहती है, ठीक है। और इसमें क्या है, यह गंगा के मैदान जो तो क्या है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ हैं, हरे भरे हैं। तो गंगा नदी के मैदानों पर खेत हरे भरे हैं, तो यहाँ पर क्या फसलें लहराती हैं। तो कवि ने कह दिया कि इसकी छाया में रंग गहरा, है ना, है देश हरा परदेश हरा, हर मौसम है संदेश भरा। तो हिमालय की गोद में कहने चाहिए कि क्या हो रहा है, बसा जो भारत और दूसरे देश भी इससे निकलने वाली नदियों के कण से क्या है, हरे भरे हैं। पर इस देश का प्रत्येक मौसम संदेशों से भरा होता है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक ऋतु में भारतीयों को कोई ना कोई संदेश मिलता है। इसका पदतल छूने वाला वेदों की गाथा जगाता है। यहाँ पर इसकी तलहटी पर रहने वाला कौन व्यक्ति है, जो ऋषि मुनि है, वो क्या है, वो वेदों की रचना जो है तो इसी की गोद में हुई है, इसी की हिमालय की गोद में हुई है, हिमालय के चरणों में हुई है। आज भी जो तो लोग क्या है, ज्ञान की साधना के लिए हिमालय की ओर जाते हैं। तो इसलिए कवि ने कह दिया कि वेदों की रचना हिमालय के चरणों में बैठकर ही हुई थी। ये कहने का मतलब ये है। इसके आगे, जैसा यह अटल अडिग अविचल, वैसे ही हैं भारतवासी, है अमर हिमालय धरती पर, तो भारतवासी अविनाशी। कोई क्या इसको ललकारे, हम कभी ना हिंसा से हारे, दुख देकर हमको क्या मारे, गंगा का जल जो भी पी ले, वह दुख में भी मुस्काता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। बच्चों, आगे कभी कहता है कि जैसे हिमालय पर्वत क्या है, अटल है, उसे कोई टाल नहीं सकता। अडिग है, उसे कोई डिगा नहीं सकता। अविचल है, उसे कोई यहाँ से वहाँ चला फिरा नहीं सकता है। वैसे ही क्या है, निश्चित मतलब उसका निश्चय क्या है, हिमालय पर्वत जिस प्रकार से क्या है, अटल है, अडिग है, और एक जगह पर निश्चित है, स्थिर है। ठीक उसी प्रकार से भारतवासी भी क्या है, अपने प्रण पर, अपने निश्चय पर क्या अडिग रहते हैं। कहने का मतलब है वैसे ही भारतवासी है अमर हिमालय धरती पर, तो भारतवासी अविनाशी। कभी कहता है कि भारत अगर इस धरती पर हिमालय क्या है, अमर है, तो भारतवासी भी यहाँ पर क्या अविनाशी हैं, उनका भी कभी भी अंत होने वाला नहीं है। ठीक है। कहने का आगे कभी कहता है कि कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी न हिंसा से हारे। मतलब यहाँ पर दुनिया में बड़े बड़े आतत आक्रांता लोग हैं, आतताई लोग आए, ठीक है, आक्रमणकारी आए। तो इसमें क्या है, मुसलमानों,
या फिर सॉरी मुसलमान के जब मुगल कहते हैं और अंग्रेज हैं, है ना। इसमें से क्या है, उन्होंने जितनी भी दुख यातनाएं दी हैं, उनकी दुख यातनाओं से जो है तो हम कभी हारने वाले नहीं रहे। इसमें से कितनी यातना दे करके उन्होंने क्या हमें पथभ्रष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन गंगा नदी का जो पानी है उसकी जो ऐसी कुछ विशेषता है कि उसके जल को, गंगा जल को जो पी लेता है ना, वह क्या है, दुख में भी मुस्कुराता रहता है, दुख में भी हंसता रहता है। इस प्रकार से गंगा नदी के कण से हिमालय के साथ हमारा अटूट संबंध है ना। जो इसका अमृत तुल्य जल पी लेता है, वह जो तो हिंदुस्तानी क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं, तूफान चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं, जब जब जनता को विपदा दी तब तब निकले लाखों गांधी, तलवारों सी टूटी आंधी, इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। देखिए, इसके पहले मैं आपको बता दूं, पहली पंक्ति में जैसे क्या था, दुख में भी मुस्कान है, यहाँ पर क्या विरोधाभास है, इसी जो दुख में मुस्कुराने की बात आई है ना। तो अभी टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं, तूफान चले आते हैं तो खुद ठोकर खाकर सो जाते हैं। तो कवि यहाँ पर यह बताना चाहता है कि हिमालय पर्वत अत्यंत ऊंचा है और इसकी चोटियों से मानसून के बादल जो तो टकराते हैं और स्वयं ही वर्षा के रूप में बरस पड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि हिमालय बादलों को रोक करके भारतवर्ष में वर्षा करता है। इसी प्रकार जो हमसे टकराता है वह खुद चूर चूर हो जाता है। दूसरा इसका ये है, हिमालय से टकराकर जैसे तूफान भी शांत हो जाते हैं, माने इसमें इतनी शक्ति है कि जो तूफान इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। ठीक है, राइटर कहता है कि जैसे हिमालय से टकराकर तूफान क्या ऐसे शांत हो जाते हैं कि वहां पर क्या है, वो दीपक रखा हुआ दीपक भी बुझाने की उनकी क्षमता नहीं रहती। तूफान चले आते हैं तो ठोकर खा खा सो जाते हैं, तो जब जब जनता को विपदा दी तब तब निकले लाखों गांधी। इसमें से यहाँ पर यह बताया गया कि जब तक जनता को, यहाँ पर क्या है, आक्रमणकारियों ने जो तो जब जब क्या है विपत्ति दी है, जब जब दुख दिया है, तब तक जनता को, जब तक क्या आक्रमणकारियों ने दुख दिया है, विपत्ति दी है, तो उन दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए हिंदुस्तान में लाखों सत्याग्रही, सत्य का आग्रह करने वाले, अहिंसा पर विश्वास करने वाले, ठीक है, महात्मा गांधी जैसे लोग पैदा हुए हैं। इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। हिमालय पर्वत की छाया में आकर के बड़े से बड़े तूफान भी कमजोर पड़ जाते हैं और उनमें क्या चिराग अर्थात दीपकों को भी बुझाने की शक्ति नहीं रह जाती। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। हम भारतीयों का हिमालय पर्वत से कुछ ऐसा ही संबंध है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो हिमालय को
धरती का ताज क्यों कहा गया है? हिमालय को धरती का ताज कहा गया है क्योंकि हिमालय की जो है यहाँ पर जो तो में सबसे ऊंची चोटी है। इसकी चोटी धरती का ताज या मुकुट की तरह सुशोभित हो रही है। ताज मतलब बच्चों के मुकुट होता है। कवि ने गंगा जल की क्या विशेषता बतलाई है? तो गंगा जल की पवित्रता पर उन्होंने और निर्मलता के बारे में बताया है। उसने कहा कि गंगा जल बचपन की तरह पवित्र और निर्मल है। इसका पदतल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है। इस पंक्ति में से कवि क्या आशय है का क्या आशय है? तो इस पंक्ति से कवि ये कहना चाहता है कि हिमालय की तलहटी में वेदों की ऋचाएं रची गई हैं और वहीं पर सबसे पहले वो गाई गई हैं। कवि ने हिमालय से हमारे कई संबंध बताए हैं। उनमें से किन्हीं दो तीन संबंध के बारे में बताइए। देखिए, कवि ने जैसे हिमालय के साथ में कई संबंध बताए हैं, उनमें से तीन मुख्य संबंध जैसे कि हिमालय भारत पर जिस प्रकार सुबह और शाम की लालिमा समान रूप से यहाँ पर हिमालय पर्वत में जिस प्रकार से सुबह और शाम की जो तो लालिमा समान होती है, ठीक है, मतलब जैसे उसकी सुंदरता हिमालय की क्या है, सुबह और शाम की सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर होती है, अर्थात उसका रंग एक जैसा रहता है। सिमिलरली क्या है, हिंदुस्तानी भी क्या है, सुख और दुख में समान भाव से रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। हिमालय पर्वत की तरह भारतवासी क्या है, अटल, अडिग और अविचल हैं। और हिमालय जिस तरह के तूफान से लड़ करके उस तूफानों को नष्ट कर देता है, तो सिमिलरली क्या है, हिंदुस्तानियों में भी क्या है, अपने दुश्मनों से, विपत्तियों से लड़ने की क्षमता है। और वो क्या है, अपने शत्रुओं को, उस विपत्ति को नष्ट करने में सामर्थ्यवान है। जब जब जनता को विपदा दी, तब तब निकले लाखों गांधी, तलवारों से टूटी आंधी। इस पंक्ति का भाव बताइए। तो इसमें क्या है, कवि ये कहना चाहता है कि जब जब किसी शासन व्यवस्था ने भारत की जनता पर अन्याय किया है और अत्याचार किया है, उसे संकट में डाला है, उसे दुख दिया है, तब तक जनता की विपत्तियों को दूर करने के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए, उनकी मुश्किलों को हटाने के लिए, उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए क्या लाखों सत्याग्रही जो तो जन्म लेकर के, अवतार लेकर के यहाँ पर आए। तो भाव पल्लवन, निम्नलिखित पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। जैसे है अमर हिमालय धरती पर तो भारतवासी अविनाशी। इसका आशय ये है कि जिस प्रकार धरती पर हिमालय पर्वत जो है तो अमर है, सिमिलरली उसी प्रकार भारत में रहने वाले हम सभी भारतवासी, इंडियन जो है तो क्या अमर हैं, शाश्वत हैं। हिमालय पर्वत कभी नष्ट होने वाला नहीं है। ठीक उसी तरीके से हम भी कभी नष्ट नहीं हो सकते। जब तक हिमालय पर्वत का अस्तित्व रहेगा, तब तक हिंदुस्तानियों का अस्तित्व बना रहेगा। इसमें से बताया गया बच्चा में बचपन हो गया। इसी प्रकार के पन प्रत्यय लगाकर तीन शब्द बताइए। अपनापन, लड़कपन है, ठीक है, बड़प्पन हो गया। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग छांट कर लिखिए। तो परदेश में संदेश, अविनाशी, अविचल, प्रभात। परदेश में पर हो गया, संदेश में सम हो गया, अविनाशी में आ, अविचल में आ और प्रभात में प्रा। ये उपसर्ग शुरू में लगते हैं, इनको छांट लिया। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे है पर्वत है तो पहाड़ है, भूधर हो गया। बादल का मेघ, नीरद। सागर का समुद्र, जलधि। पानी का जल, नीर। और इसी बात में बच्चों, अब आप लोग क्या है, इन प्रश्नोत्तरों को सॉल्व करिए और लर्न करिए। ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क पूरा करके आइए।
प्रैक्टिस करके जो प्रॉब्लम्स हो उससे ज़रूर भेजिए और अपना होमवर्क पूरा करके और हमें चेक कराने के लिए भेजिए। थैंक्स।